एक घबराहट सी क्यों है दीपक सर? स्टॉक मार्केट में भी, सोना चांदी में भी, भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक आप सोना चांदी ना खरीदें। रियल स्टेट में भी घबराहट है, फ्यूचर ऑप्शंस में तो हमेशा घबराहट होती ही है, क्रिप्टो में घबराहट है। इतनी घबराहट क्यों है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में? दुनिया में कब ऐसा 5 साल बीते हैं जो शांति रही? 2012 या 11 की बात है, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन उस वक्त 32,000 से सोना गिरते गिरते 20,000 आ गया था। बिल्कुल आया था। 36,000 से 20,000 आ गया था। ऑलमोस्ट 50% फॉल। तब तो हल्ला नहीं था। चांदी मैंने खुद देखी है। 14 या 11 मई 2014 या 11-12 की बात है। आप डेट भी देख लेना, 14 मई या कुछ ऐसे ही डेट है। सब 72,000 से गिर के एक ही दिन में 36,000 आ गई, एक ही दिन में। तब तो हल्ला नहीं हुआ। एक डेटा है मेरे पास में दीपक सर, निफ्टी 50 ने अपनी शुरुआत से अब तक औसतन करीब 11.5% सालाना रिटर्न दिया। 5 कैलेंडर ईयर में प्रेशर रहा जब नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या ये वो कैलेंडर ईयर चल रहा है एक बार फिर से वैसा ही कोई रेप्लिका है? निवेश का सबसे पहला और सबसे मूलभूत जो एक हमारे माता पिता दादा दादी उससे भी पहले लगाते आए हैं, वो है बैंक की एफडी। आपको सेफ्टी चाहिए तो आप 5%, 4%, 6% जो भी आपका पैसा एफडी में लग रहा है वहां लगा दीजिए और भूल जाइए, पैसा सेफ है जी। मैं यहाँ अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता हूँ, 5 लाख सेफ। आपने 5 करोड़ की एफडी करी, बैंक डूब गया, आरबीआई से 5 लाख रुपए दे दिया, तो सेफ्टी वहां भी नहीं है। कच्चा तेल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है पूरी दुनिया का बाजार। कच्चे तेल के साथ सब कुछ जुड़ गया है आज की तारीख में। कच्चे तेल के साथ डॉलर जुड़ गया है, कच्चे तेल के साथ इक्विटी मार्केट जुड़ गया है, कच्चे तेल के साथ एफआईआई जुड़ गए हैं, कच्चे तेल के साथ में सेंटिमेंट जुड़ गया है, यहाँ तक कि कच्चे तेल के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोना चांदी भी जुड़ गए हैं। तो इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इज कंज्यूमिंग ऑयल इन डे टू डे बेसिस। ठीक, अगर कल को तेल मिलना बंद हो जाए, आपके घर में सब्जी नहीं आ सकती। लोग कह रहे हैं ईवी चलाओ, ईवी चलाओ। अरे भाई, ईवी भी तो तेल पे ही डिपेंडेंट है। ईवी कौन सी खुद निकल के आ जाएगी? तो मोदी जी की चिंता, गोल्ड क्यों रोको? क्योंकि गोल्ड एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, क्रूड एसेंशियल कमोडिटी। हाँ। आप सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो आपके घर की किचन नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आप क्रूड नहीं खरीदेंगे तो अल्टीमेटली अगर ये 75-80 दिन बाद क्रूड खत्म हो जाएगा देश में, तो आपके घर पे इफेक्ट आ जाएगा। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आपकी ऑडियंस से कहूंगा एक बार जरा गूगल कर लें। पूरा यूरोप पिछले 4 साल से सदमे में है। पूरा अमेरिका, हम लोग कहते हैं जगत मंदी आ चुकी है, वहां पे महंगाई इतनी बढ़ गई है। हमारे यहाँ तो कुछ महंगाई नहीं है। जाएगा 2-4 साल हो सकता है इकोनॉमी खराब हो जाए, 2-1 साल खराब रहे। क्या हमने पहले इकोनॉमी खराब होते हुए नहीं देखी? क्या हमने कारगिल युद्ध नहीं देखा? क्या हमने .com बबल नहीं देखा? क्या हमने उसके बाद नोटबंदी के वक्त गिरावट नहीं देखी जी? क्या हमने चारा घोटाला नहीं देखा? क्या हमने 3G स्कैम नहीं देखा? आप 80% लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मोबाइल हर आदमी चला रहा है। डेटा कंजम्पशन हो रही है। हाउ दे आर एबल टू अफोर्ड अ मोबाइल व्हेन दे डोंट हैव मनी टू ईट फूड? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। पैसा कमाना, पैसा बनाना, पैसा बचाना और फिर निवेश कर देना, पैसे का सफर ऐसा ही होता है ना। लेकिन कभी कभी आप ये कहते हैं कि पैसे का ये सफर भी करने लगता है। युद्ध हुआ तो सफर करेगा, रुपया गिर गया तो सफर करेगा, विदेशी निवेशक निकल गए तो सफर करेगा, सेंटिमेंट गिर गए तो सफर करेगा। और फिर ऐसे में आप में एक डर पैदा होता है कि कहां पर पैसा निवेश करना समझदारी का सौदा होगा। और बहुत बार आप मिसगाइडेड हो जाते हैं, कई बार इक्विटी को लेकर या फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर या किसी भी असेट क्लास में। मैं हर तरीके के असेट क्लास की बात कर रहा हूं, सोना चांदी, रियल एस्टेट और जो भी आपके
मन में, जहन में सवाल आते हैं। लेकिन एक विश्वसनीय चेहरा है जो हमेशा आपको गाइड करता है पिछले कई सालों से, जिनका नाम है दीपक वाधवा। आगे पीछे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेल्थ एडवाइज़र हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक बिजनेस चैनल और हर एक इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो एक ऐसा चेहरा है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा दीपक सर हैं। दीपक सर, थैंक यू सो मच, आपका वक्त बहुत बेशकीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई, और आपने जिस तरह से मुझे संबोधित किया तो मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। बाकी मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा बिल्कुल भी तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस ये तो ऊपर वाले ने दो शब्द सिखा दिए तो बोल लेते हैं। बाकी मैं अपने आप को बहुत, अभी भी आई एम इन द स्टेज ऑफ लर्निंग, और मैं अभी भी बहुत पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, ताकि नई नई, देखिए वर्ल्ड बहुत डायनामिक है। मैंने तो अपना कैरियर स्टार्ट किया था, मैं एक फैक्ट्री चलाता था, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है। रुपए पैसे की समझ थी, क्योंकि व्यापार करते थे, बड़ा व्यापार करते थे, 300 आदमी काम करते थे, तो पैसे की परख थी। लेकिन इस तरीके का मोड़ आएगा ज़िंदगी में, ये कभी नहीं सोचा था। और अभी पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए, यूट्यूब, इंस्टा पे लोगों ने इतना प्यार दिया, 1-1.5 साल में 3 मिलियन फॉलोअर हो गए। तो ये आप सब लोगों का प्यार है। और मुझे आज भी इंस्टा चलाना नहीं आता। मतलब मज़े की बात देखिए कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, बट स्टिल यू डोंट नो सो मैनी थिंग्स। हालांकि आपका बड़प्पन है और आपने प्यार के साथ साथ बहुत इज्जत भी कमाई है। और जैसा मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी सर बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं हर एक असेट क्लास को क्लासिफाई करके एक एक करके आपसे मैं बात करूं, सबसे पहले तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, 50 किलोग्राम से भी ज़्यादा लूज़ करके आपने फिटनेस का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है और आप बहुत फिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे देश में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आज की तारीख में अपने आप को फिट नहीं पा रहे। क्लासिफिकेशन बाद में करूंगा। एक घबराहट सी क्यों है दीपक सर? स्टॉक मार्केट में भी, सोना चांदी में भी, भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक आप सोना चांदी ना खरीदें। रियल स्टेट में भी घबराहट है, फ्यूचर ऑप्शंस में तो हमेशा घबराहट होती ही है, क्रिप्टो में घबराहट है। इतनी घबराहट क्यों है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में? राशिद, मैं जब इतना सा था और इतना हो गया, और आप भी शायद इतना ही तजुर्बा रखते होंगे, दुनिया में कब ऐसा 5 साल बीते हैं जो शांति रही है। True. कभी कोई देश लड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई मंदी आ गई, कभी कहीं बीमारी आ गई। लोग तो कह रहे हैं, एक हमने वो देखा कोविड-19, हाँ। ये तो 3 और आते आते नहीं आए। चाइना में बर्ड फ्लू आ गया था, हाँ। आज से करीब 15 साल पहले, शायद लोगों को पता भी नहीं है। हंटा वायरस, फिर उसके बाद हंटा वायरस आ गया था, फिर एक वो स्वाइन फ्लू आ गया था। हाँ। तो ये क्या है, ये आए गए। देखिए, दुनिया जो भी प्रभु निर्माता है दुनिया का, वो इतनी भगवान ने बैलेंस बनाई है कि हम हर दुख के आगे निकल जाते हैं। आज आप ये देखिए कि किसी घर में मृत्यु हो जाती है, पहले तो 17 दिन शोक होता था, फिर 13 दिन होने लगा, अब तो 4 दिन बाद ही सब आदमी सोचते हैं 4 दिन भी कैसे बीते, क्योंकि हर आदमी इस रेस में दौड़ रहा है। अब आते हैं पैसे की सवाल पे कि घबराहट क्यों है। तो मेरा कहना ये है कि अब साधन ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए आप देखते रहते हैं, घबराहट होती है। आज आपने एक प्लॉट ले लिया, मान लीजिए 40 लाख का ले लिया, जिस दिन आप खरीद के आए आपने उसी दिन माइंड में मेकअप कर लिया, जी मैं तो इसे 80 लाख का बेचूंगा। आपने उसके साथ टाइम फ्रेम सेट नहीं किया। आपने कहा ये 80 लाख का बिक जाएगा मेरा। जब आप लेने गए, आपको प्रॉपर्टी लेने लगा, भाई 1 करोड़ का हो जाएगा, राशिद साहब ले लो, ये यहाँ हाईवे बीतने वाला है, यहाँ मेट्रो आने वाली है, यहाँ जहाज उतरने वाला है, कुछ भी। आपने कहा हाँ भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 40 लाख की ले लो, 1 करोड़ की बिक जाएगी। अब 1 करोड़ की बिकते क्या आपने उस पर टाइम सेट किया? नहीं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सब लोग उसको कोरिलेट कर पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट निकले लोगों के, हाँ, सन 2010-12 में। ठीक है। पहली बार 2010 या 11 में आया, फिर 2012 में अलॉटमेंट आई थी, बड़ा बूम आया था। उसके बाद साहब आज तक वो प्लॉट की डिलीवरी नहीं मिली किसी को। ठीक कह रहे हैं आप, हैं? तो 14 साल से आदमी वेट कर रहा है कि प्लॉट मिलेगा। नक्शा नंबर 11,
जिसमें पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है। 14 साल हो गए साहब, मेरा भी उसमें प्लॉट है, मेरे अच्छा। जानने वालों का भी है, मतलब मेरा अच्छा। व्यक्तिगत नहीं है लेकिन मतलब है किसी मेरे जानने वाले का। हम्म। भाई साहब प्लॉट कहाँ है, उसके पास एक अलॉटमेंट लेटर है, अच्छा। पूरी पेमेंट हो चुकी है, इसका पूरा उसके पास प्रमाण है, हम्म। लेकिन वो खुश इसलिए है कि जो प्लॉट उसने 50-60 लाख का लिया था, आज क्योंकि जहाज उतरने वाला है तो उसे ये पता भी 1-1.5 करोड़ है और आगे आने वाले टाइम में बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो आज बेचना चाहे तो रजिस्ट्री कहाँ है। तो साहब देखिए क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं आप ना यूं बैठ जाते हैं उस पर, ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब जो चीज आपकी आंखों के आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रही है, क्या आप याद करिए राशिद भाई, 2002 में सोना की ही बात कर रहा हूं मैं, 6500 से दोबारा 4000 आ गया तो वहां भी तो 50% गिर गया था, तब तो हल्ला नहीं हुआ था, क्योंकि तब तो हल्ला नहीं हुआ था, एप्स नहीं थे। 2012 या 11 की बात है, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन उस वक्त 32,000 से सोना गिरते गिरते 20,000 आ गया था, बिल्कुल आया था, 36,000 से 20,000 आ गया था, ऑलमोस्ट 50% फॉल, तब तो हल्ला नहीं था। चांदी मैंने खुद देखी है, 14 या 11 मई 2014 या 11-12 की बात है, आप डेट भी देख लेना, 14 मई या कुछ ऐसे ही डेट है, सब 72,000 से गिर के एक ही दिन में 36,000 आ गई थी, एक ही दिन में, तब तो हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि तब साधन नहीं थे लोगों के पास इतने, अब हर चीज आपके हाथ में दिख रही है, इंफॉर्मेशन मीडियम्स नहीं थे, लेकिन उतना आदमी प्रोन नहीं था, हाँ हाँ। आज आप हर चीज अपने फोन को साथ लेके चल रहे हैं, हर चीज आपके गले में जैसे एक कुत्ते के पट्टा बन जाता है ना, मैं ये मोबाइल मैं भी लेके चल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आके ये एक मतलब हमारे पे कर्ज है, क्योंकि आप हर वक्त, आपने मान लो आज कहीं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आप देख रहे हैं अरे यार 10 लाख कम हो गए, अरे आपने ये थोड़ी सोच के किया था कि रात को ही मुझे इन्वेस्टमेंट मैच्योर करनी है, अरे भाई तुम तो ये सोच रहे थे 10-15-20 साल रखूंगा, रखो तो सही। मेरा कहना ये है आपसे भी, आपकी ऑडियंस से भी, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मुझे सोने का कोई भी 8 साल का ब्लॉक दिखा दो कि लॉस में है, 2008 साल का ब्लॉक से मतलब आज आपने पैसा डाला 8 साल बाद निकालिए, 2000 से 2008 पे आ जाइए, 2002 से 2010 पे आ जाइए, 2006 से 2012 पे आ जाइए, अरे साहब नहीं निकाल पाओगे, ना निफ्टी का निकाल पाओगे, ना सोने का निकाल पाओगे, ना चांदी का निकाल पाओगे। अब आप बिल्कुल ही पीक पे घुस जाओ और कहो साहब गिर गया, तो उस 1-8% के लिए मैं कुछ कहता नहीं, वहां पर तो खैर बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक काम कर लेते हैं, एक एक एसेट क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, और इक्विटी के साथ में मैं स्टॉक्स की सबसे पहले बात आपसे कर लेता हूं, और कहते हैं कि आज की तारीख में अगर दुनिया किसी चीज से चल रही, स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो एक ही इंडेक्स देख लो आप, और वो इंडेक्स है ट्रम्प मूड इंडेक्स। यानी ट्रम्प का मूड आप देखिए, अगर युद्ध हो गया तो ट्रम्प का मूड चलता है, शांति है तो ट्रम्प का मूड चलता है, रशिया यूक्रेन के बीच भी टपक जाते हैं, ईरान में भी जाकर के टपक जाते हैं, यहाँ तक कि चाइना ताइवान में भी टपक जाते हैं, भारत पाकिस्तान में भी टपक जाते हैं। क्या ट्रम्प का मूड वाकई में आज की तारीख में दुनिया भर का स्टॉक मार्केट चला रहा है? और एक चीज़ और सर, मैं निफ्टी 50 की जर्नी, चूंकि मैंने शुरू में कहा ना, मैं सफ़र की बात कर रहा हूँ, सफ़र में सफरिंग बहुत है, जो इन्वेस्टमेंट का सफ़र है। एक डेटा है मेरे पास में दीपक सर, निफ्टी 50 ने अपनी शुरुआत से अब तक औसतन करीब 11.5% सालाना रिटर्न दिया ऑन एन एवरेज। इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भरोसेमंद है। खास बात यह कि इतने लंबे समय में सिर्फ 5 कैलेंडर ईयर्स ऐसे रहे जब इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 1,000 से 5,000 11 साल 5 महीने में पहुंचा, 5,000 से 10,000 लगभग 9 साल में। इसी तरह की पूरी जर्नी रही, और जैसा मैंने कहा 5 कैलेंडर ईयर में प्रेशर रहा जब नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या ये वो कैलेंडर ईयर चल रहा है एक बार फिर से, वैसा ही कोई रेप्लिका है? देखिए क्या होता है, आप जब भी कहीं बाजार में पैसा लगाते हैं, देखिए निवेश का सबसे पहला और सबसे मूलभूत जो एक हमारे माता पिता दादा दादी उससे भी पहले लगाते आए हैं, वो है बैंक की एफडी। आपको सेफ्टी चाहिए तो आप 5%, 4%, 6% जो भी आपका पैसा एफडी में लग रहा है वहां लगा दीजिए और भूल जाइए, पैसा सेफ है जी। मैं यहां अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता हूं, 5 लाख सेफ है। आपने 5 करोड़ की एफडी करी, बैंक डूब गया, आरबीआई से 5 लाख रुपए देगी आपको, तो सेफ्टी वहां भी नहीं है। पर पर्सन, पर बैंक
5 लाख की गारंटी है। और ये भी अभी मोदी सरकार ने की है। मोदी सरकार से पहले तो भाई साहब ये मेरे ख्याल से 1 लाख ही थी शायद। तो कहने का मतलब है, देखो सेफ्टी तो कहीं नहीं है। सेफ्टी तो हम इसकी बात करें कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ से घर भी पहुंच पाऊंगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक बात है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी सब जगह है। अब हम आते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप बिल्कुल पीक पे क्या घुसे हैं। हाँ, ये देखिए हम 2020 से चलने शुरू हुए निफ्टी में 7,500 का हमारा इंडेक्स था, लोएस्ट जो गया है कोविड जब आ गया। 7,500 से 26,000 तक हम लोग नहीं घुस पाए और बिल्कुल 26,400 पे ही जाके घुसे। और अब हम उल्हाना दे रहे हैं कि साहब बाजार गिर गया। तो फिर तो भाई साहब मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब यही चीज सब इंस्ट्रूमेंट्स में एप्लीकेबल है। देखिए बाजार कभी भी एक दिशा में नहीं जाता। अगर ऐसे जा रहा होता तो निफ्टी जो 100 पॉइंट से शुरू होती है आज 1 लाख भी क्रॉस कर चुकी होती। बाजार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे हो सकता है ज्यादा आ जाए, फिर ऊपर ज्यादा चला जाए। बट कहने का मतलब कुल ये है कि बाजार का एक बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ऊपर जाना ही है। वो क्यों ऊपर जाएगा, इसके पीछे लॉजिक है, कोई ऐसे हवा में बातें नहीं है। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। आज राशिद भाई आप एक काम करिए, हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूं कि हम एक ऐसी दुनिया, हम लोग 140 करोड़ हैं। ठीक है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना कोई डीजल तेल क्रूड कुछ नहीं है। आदमी सुबह उठ रहा है, खाना खा रहा है, सो जा रहा है। सुबह उठ रहा है, खाना खा रहा है, सो जा रहा है। ना बिजली है, ना पानी है, ना मोबाइल है, ना कुछ नहीं है। दुनिया खत्म होने वाली है, खत्म होने से पहले की कगार पे हैं हम। इतना भी अगर हम मान लें तो आप क्या समझ रहे हैं, 140 करोड़ आदमी सुबह उठ रहे हैं। 3 वक्त का खाना तो भाई बेसिक ये तो जरूरत है, बिल्कुल खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। कितना खर्चा समझ रहे हैं आप पर व्यक्ति, 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए। तो अब आप सोचो एक दिन की कंजम्पशन सिर्फ खाने की हमारे यहाँ 140 करोड़ गुना 100 है। कितना हो गया ये? 140 करोड़। 140 करोड़ का मतलब ये होगा 140 में हम 7 जीरो और प्लस आप कह रहे हैं आप 2 जीरो और लगा 140 करोड़ को छोड़ देते हैं ना, 140 की हो गए 1400 और 14,000। यानी कि हम 14,000 करोड़ का तो सिर्फ सुबह उठे, रात को सो गए, खाना खा लिया। 14,000 करोड़ रुपए पर डे। अभी मैंने इसमें आपके कपड़े नहीं लगाए, मैंने आपका टूथपेस्ट नहीं लगाया, मैंने कोई आपका जीवन का संसाधन नहीं लगाया। मोबाइल का खर्चा जो कि 100 रुपए व्यक्ति या मतलब 30 रुपए कुछ दे ही रहा है हर व्यक्ति, वो नहीं लगाया। ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगाया, बिजली का खर्चा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो आप सोचे कितनी बड़ी कंजम्पशन है हमारे यहाँ पर डे की। ठीक बात है। तो ये देश डूब सकता है क्या? अरे हम लोग अपने आप में इतनी बड़ी फोर्स हैं कि अगर कोई बाहर की ताकत नहीं भी आएगी तो आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत देसी तरीके से और इतनी आसानी से आप चीजें समझा देते हैं ना, तभी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर, और मैं कभी भी अपने जर्नलिज्म करियर में मैंने इतना, मैं बताऊं ना, बिना फिल्टर के मैंने शायद किसी की तारीफ नहीं की होगी, और वो भी चेहरे पर। मैं एक चीज व्यूवर्स को ही कहना चाहूंगा, अगर दीपक वाधवा कुछ कह रहे हैं, क्यों दीपक वाधवा का नाम क्रेडिबिलिटी के साथ में जुड़ता है, क्योंकि दीपक वाधवा क्लास के साथ साथ मास को भी समझते हैं, यानी देश की नब्ज को समझते हैं। और आपकी जरूरत वाली यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ हो सकता है वो खोल करके बैठ जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स, हो सकता है आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, वो क्या होता है, जीरो हीरो, हीरो जीरो, ये सब कुछ समझा देते हैं। लेकिन आम आदमी की समझ के हिसाब से, आम आदमी की समझ एक ये भी कहती है आज की तारीख में, कच्चा तेल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है पूरी दुनिया का बाजार। कच्चे तेल के साथ सब कुछ जुड़ गया है आज की तारीख में। कच्चे तेल के साथ डॉलर जुड़ गया है, कच्चे तेल के साथ इक्विटी मार्केट जुड़ गया है, कच्चे तेल के साथ FIIs जुड़ गए हैं, कच्चे तेल के साथ में सेंटिमेंट जुड़ गया है, यहाँ तक कि कच्चे तेल के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोना चांदी भी जुड़ गए हैं। तो राशिद भाई ये गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ।
अब हो सकता है ये ऑडियंस इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो नोएडा में बैठ के देख रहे हो, कोई दिल्ली में देख रहा होगा, हो सकता है कोई बिहार देख रहा हो, कोई महाराष्ट्र में देख रहा हो। अब हम एक छोटी सी कमोडिटी लेते हैं कि भैया घर में आलू खा रहे हैं, सबसे साधारण मिलने वाली सब्जी, सबसे ज्यादा मिलने वाली सब्जी, आलू गोभी, आलू बैगन, आलू मटर, मतलब आलू पाव भाजी से लेके सब जगह, मतलब वहां से कश्मीर कन्याकुमारी से लेके रामेश्वरम तक आलू बिक ही रहा है। डोसे में भी आलू चल रहा है ठीक है ना, सब जगह आलू की बिरयानी भी चल रही है, कांदा सब थाली का राजा कहा जाता है, ठीक है, आलू बिक रहा है। अब जो आलू आप जम्मू में खा रहे हैं, क्या वो वहां होता है? नहीं, वो हापुड़ आगरा से जाता है। जो बेंगलोर में खा रहे हैं वो भी वहीं से जाता है। जो आप साउथ में खा रहे हैं, और इवन हम लोग जो दिल्ली बैठ के खा रहे हैं वो भी आगरा या हापुड़ से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसे आएगा? कंधे पे रख के तो कोई लाएगा नहीं, ट्रक से आएगा। वहां से तेल शुरू होता है। क्रूड ऑयल आप डायरेक्टली तो अपनी गाड़ियों में कंज्यूम करते हैं, इनडायरेक्टली अब आप सोच के देखिए, आप सुबह उठे, आपने टूथपेस्ट की, कैसे पहुंची वो आप तक? उसमें भी तेल का हद है, सब है। आप नहाए, कैसे नहाए? पानी से नहाए। पानी कैसे ऊपर टंकी पे चढ़ा? बिजली से चला। बिजली कैसे बनी? हाइड्रो स्टेशन में बनी। हाइड्रो स्टेशन में क्या जला? कोयला जला। कोयला कहाँ से आया? माइन से आया। माइन से वहां तक कैसे आया? ट्रक में। ट्रक कैसे चला? तेल से। करेक्ट। तो इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इज कंज्यूमिंग ऑयल इन डे टू डे बेसिस। ठीक। अगर कल को तेल मिलना बंद हो जाए, आपके घर में सब्जी नहीं आ सकती। आप साबुन तेल पानी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि जो आप पेस्ट करते हैं ये कहाँ बन रही है? हम दिल्ली बैठे हैं, ये तो कहीं दूर दराज से आ रही है, कहीं गुजरात में बन रही है, या कहीं भी, जहां भी इसकी फैक्ट्री है। मैं बाबा रामदेव की यूज करता हूं, तो वो हरिद्वार से कहीं से आ रही होगी। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है कि साहब, चीजें जो है ना, हम तक पहुंचने के लिए तेल बहुत बड़ा एक साधन है। लोग कह रहे हैं ईवी चलाओ, ईवी चलाओ। अरे भाई, ईवी भी तो तेल पे ही डिपेंडेंट है। ईवी कौन सी खुद निकल के आ जाएगी? ईवी में डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कंजम्पशन तो है ही। जब आप माइनिंग करेंगे, माइन से, ट्रक से ही तो बाहर आएगा सामान। कौन आदमी कंधे पे थोड़ी रख के लाएगा? तो मेरा कहना यह है, इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो अपने घर में कार चला रहा है, या ईवी चला रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, ऑयल कंज्यूम वो कर रहा है। जो आदमी, हर 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ लोग तेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? अब कोई व्यक्ति कहेगा, भाई साहब मैं तो साइकिल से जाता हूँ, साइकिल से आता हूँ, मेरा तो तेल लगता ही नहीं। अरे भाई, तू भी कंज्यूम कर रहा है कम से कम 2-5-10 लीटर तेल महीने का। तो दिस इज अ वेरी मास कंजम्पशन। ठीक है। अब हुआ क्या जी, ईरान जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा सप्लायर ऑफ ऑयल है, ऑयल जो था वो लड़ाई से पहले मिलता था 50 से $55, बहुत हद मार के कभी कभी 60, और फिर 50 आ जाता था। अब वो 50-55 वाली चीज आ गई है 90 से 100 पर। 100 से भी कई 115, 118 भी पहुंच गई थी। अब वो प्राइस हो गया ऑलमोस्ट डबल। ठीक है जी, ठीक है। अब जब डबल हो गया तो हमें डॉलर से खरीदना पड़ता है। पहले हम $60 देते थे, एक बैरल क्रूड आ जाता था। अब कितने देंगे? $100। तो मोदी जी की चिंता, गोल्ड क्यों रोको? क्योंकि गोल्ड एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, क्रूड एसेंशियल कमोडिटी है। आप सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो आपके घर की किचन नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आप क्रूड नहीं खरीदेंगे तो अल्टीमेटली अगर ये 75-80 दिन बाद क्रूड खत्म हो जाएगा देश में, तो आपके घर पे इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, वैसे भी सरकार ने कहा है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व दिमाग में आप रखिए, विदेशी मुद्रा अगर है तो फिर इकोनॉमी है, इकोनॉमी है तो फिर समझ लिए देश आपके लिए चलेगा। Yes. लेकिन सर, आम निवेशक जो होता है ना, ये थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, बहुत बार होना नहीं चाहिए, पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। अब वो यही कहते हैं कि क्या आगे भी कच्चे तेल पर अगर प्रेशर रहा तो मार्केट इसी तरह से वोलेटाइल रहेगा? अगर रहेगा तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं बताता हूं जी। आज मान लीजिए मैं एक दुकान चला रहा हूं, हाँ, समझिएगा बात को, बहुत पते की बता रहा हूं मैं। मेरी दुकान में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन से मतलब तोड़ फोड़ कर गए कुछ लोग। अब मुझे वो दुकान बनाने के लिए मान लिए 50 लाख रुपए खर्च करने हैं। ठीक है,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं ये कप बेचता था पहले 10 का, तो अब मुझे क्योंकि खर्चा करना है तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं एक कप 20% ऊपर बेचूंगा, तभी तो मैं उस पैसे को रिकवर करके और अपनी दुकान चला पाऊंगा। ठीक है। या मैं दुकान बंद कर दूंगा। अब आप लोग इसको, हम ईरान को चलते हैं। ईरान पूरी एक दुकान है, वहाँ रिफाइनरीज हैं कई सारी, कई तेल के कुएं हैं जो कि मिसाइल विसाइल गिरने से जल गए हैं, कुछ रिफाइनरियों के नुकसान हो गए, जान माल का नुकसान हुआ है, लोग मर भी गए हैं। अब क्या हुआ जी, उसकी रिफाइनरी टूट गई, उसकी सड़कें टूट गई, उसके पुल टूट गए, उसकी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। ईरान की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब वो जो $50 में बेच रहा था वो कहेगा भैया मुझसे तेल लेना है तो मैं तो 75 का ही दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना घर बैठो, क्योंकि मुझे रेनोवेशन करना, क्योंकि मुझे तो अपने देश को दोबारा से खड़ा करना है। हाँ। अब आप सोच के देखो, ये जो लड़ाई वो 2 देश लड़ रहे थे, उसका भार कौन उठाएगा? पूरी दुनिया उठाएगी, उठा ही रही है। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आपकी ऑडियंस से कहूंगा एक बार जरा गूगल कर लें। पूरा यूरोप पिछले 4 साल से सदमे में है, पूरा अमेरिका, हम लोग कहते हैं जगत मंदी आ चुकी है, वहां पे महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारे यहाँ तो कुछ महंगाई नहीं है। एंड वी शुड ऑल से थैंक्स टू मिस्टर मोदी कि अभी तक सिर्फ 5 रुपए बढ़ा है, जबकि अगर कोई मैं ही होता प्राइम मिनिस्टर कहीं गलती से तो साहब मैं 50 वाली चीज 100 में ले रहा हूं तो सीधा डबल ही होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ऑयल कंपनीज को भी इतना ज्यादा कंट्रोल में 1000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है ऑयल कंपनीज का। 1000 करोड़ रुपए पर डे। अब सर एक बात ये बता दें कि कौन कौन से उन फैक्टर पर इन्वेस्टर की नजर होनी चाहिए जब निवेश करने के लिए आज की तारीख में जाते हैं इक्विटी मार्केट में। मैं अभी सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूं, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए और अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करने का वक्त चूंकि आ गया है, तो वो रीस्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं? निवेशक आपको छोड़ना नहीं चाहते, उनका सवाल राशिद भाई मेरा कहना यह है कि लोग आईना देखें, अच्छा, और अपने आप से पूछें वो निवेशक हैं या ट्रेडर हैं। अगर वो निवेशक हैं तो निवेश का मतलब होता है 10, 20, 25 साल आगे की बात। हाँ। आप अगर अभी आप एक काम करें, कल किसी LIC वाले भाई साहब को बुलाएं, उनसे कहें मुझे शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, तो वो कहेगा सर 10 साल का प्लान हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, हाँ। 20-1 साल को हम मिड टर्म बोलते हैं, 20 से 25-30 साल को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है जी। बचपन सुनते आए हैं, हमारे बाप दादा यही सुनते हुए हैं। हाँ। तो भाई साहब जिसने आज निवेश किया है वो क्यों चिंता कर रहा है कि अभी क्रूड नीचे है, ऊपर है, आगे जाएगा, पीछे जाएगा? अरे 2-4 साल हो सकता है इकोनॉमी खराब हो जाए, 2-1 साल खराब रहे। क्या हमने पहले इकोनॉमी खराब होते हुए नहीं देखी? बिल्कुल देखी है। क्या हमने पहले रिसेशन देखा है? ना वो रिसेशन पिछन तो ग्लोबल बातें, हम इंडिया की बात करते हैं। क्या हमने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम नहीं देखा? हाँ। क्या हमने 2000 में क्रूड वो ये सोना गिरवी वाला नहीं देखा? क्या हमने कारगिल युद्ध नहीं देखा? क्या हमने ये .com बबल नहीं देखा? क्या हमने उसके बाद नोटबंदी के वक्त गिरावट नहीं देखी जी? क्या हमने चारा घोटाला नहीं देखा? क्या हमने 3G स्कैम नहीं देखा? क्या हमने कोल स्कैम नहीं देखा? इतने स्कैम तो हमने देखे। CWG भूल गए आप? चलिए कॉमनवेल्थ भी समझ लो। तो हम लोग क्या है साहब, देखो बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है हमारी जी। आप कोविड के बाद की सिनारियो तो देखिए, जरा समझ के देखिए। कोविड के बाद 3 साल तक भाई साहब आप गाड़ी के लिए पैसे लेके खड़े हो, वो कहता था भाई गाड़ी नहीं है, बुकिंग चल रही थी। कितनी बड़ी डिमांड एकदम निकल के आ गई। आप सोच रहे हैं वो कितनी बड़ी डिमांड थी। आप प्रॉपर्टियों के रेट देख लीजिए कहां पहुंच गए। अगर नहीं बिक रही होती तो ये 1 साल 1.5 साल में नीचे आ जाते ना, 5 साल से ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब लोगों पे अथार पैसा है, बस लोगों को रोने की आदत है। मैं तो मोदी जी को भी आपके इस माध्यम से अगर कोई भाई मेरी बात सुन रहा है तो मैं तो कहूंगा आप 80% लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मोबाइल हर आदमी चला रहा है। डेटा कंजम्पशन हो। हाउ दे आर एबल टू अफोर्ड अ मोबाइल व्हेन दे डोंट हैव मनी टू ईट फूड? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। तो इसका मतलब वो सरकार का अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं। जिसको जरूरत है मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उसे देना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो आदमी अच्छा कमा रहा है वो भी भाई साहब सरकार से फैसिलिटी ले रहा है। हाँ बिल्कुल ले रहा है, प्रिविलेज्ड है। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रह करके हम वाकई में प्रिविलेज्ड हैं सर। सर एक चीज़ और समझा दीजिए आप कि आपकी बातों से जो मुझे
इस सेगमेंट का मेजर टेक अवे समझ में आ रहा है कि कभी भी निवेश में बहुत ज़्यादा इमोशंस का ख्याल ना रख करके आप जितने समझदार रहेंगे और मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, हालात को समझेंगे, तब आप वैसे फैसले ले पाएंगे। और आपको ये समझना होगा कि आप इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं। एक बात और सर समझा दीजिए, हिंदुस्तानियों को किन किन सेक्टर्स को लेकर के थोड़ा पॉजिटिवली अपॉर्चुनिटी के तौर पर हाल के दौर को देखना चाहिए? कौन कौन से वो सेक्टर आपको नजर आते हैं जो फ्यूचर ग्रोथ वाले हैं, ताकि एक बेहतर गाइडेंस मिल सके? देखो साहब राशिद भाई, मैं ये कहता हूँ हम ना फ्यूचर की चिंता करें ना आज की चिंता करें, हम अभी की चिंता करें। अच्छा। देखिए आप, क्या है, हम भविष्य को तो बेहतर बनाने के लिए भाग रहे हैं और हम आज को सुधार नहीं पा रहे हैं। सच बात है। आप देखिए हम लोग ना बेसिकली वी बिलोंग टू अ कंट्री जहां पे लोग फायदा उठाना तो जानते हैं, करना नहीं जानते कुछ। और मेरा कहना यह है कि हम लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां ग्रोथ पिछले 10 साल में ना इतनी हुई है लोगों की, लोगों से पैसा नहीं संभल रहा। आप मेरे से पूछो कैसे? कैसे साहब, अभी मैं पटना बिहार गया था, अभी 3 दिन पहले मैं देहरादून होके आया, अभी 1 हफ्ते पहले मैं लखनऊ होके आया। साहब ये जो हाईवे बनते हैं, अभी बॉम्बे होके आया। अब आप सुनते रहिएगा। एक गांव है, यहाँ से हम देहरादून का एक गांव है जिसके ऊपर से वो हाईवे निकला, जहां वो कट निकला। जब वो हाईवे नहीं था ना साहब, वो जगह बिकती थी 1 लाख 1.5 लाख रुपए बीघे में, आज वो बिक रही है 40 लाख रुपए बीघे में। तो वो क्या सिर्फ उसकी बिक रही है जिसकी बिल्कुल सड़क पे है? जो यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है ना, उसकी बीघे भी रेट बढ़ गए। अच्छा। उसके रेट नहीं बढ़े। आप यहाँ से आगरा चले जाइए, 10 साल 15 साल पहले भाई साहब आदमी को ये नहीं था कि मैं खाऊंगा कैसे। आज सबकी जगह बिक रही है 40,000 रुपए गज में। अब आई एम सो सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ, बल्कि मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये यमुना एक्सप्रेसवे का आपने एग्जांपल दिया ना, यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए जो गांव है ना अंदर की तरफ, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। नांगलिया एक गांव है जो लगता पलवल की तरफ है। पलवल से लगे हुए यमुना एक्सप्रेस के गांव हैं। और बल्कि पंजाब वाला चंडीगढ़ चले गए हैं। यहाँ पर भी एक चंडीगढ़ गांव है, छोटा सा गांव है, ये पलवल के पास में, वो वाला चंडीगढ़ नहीं। वहां पर रेट कहां से कहां सर भागे जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब क्या ही बताऊं मैं आपसे। सर मैं जयपुर ना तब से जा रहा हूं, आज से 30 साल से। अच्छा। ठीक है। जयपुर इतना सा होता था, आज आप जयपुर पहचान नहीं सकते, इतना हो गया। तो क्या जो ये एक्सपेंशन हुआ, यूं ही हो गया, नए नए जो शहर बनते जा रहे हैं, क्या इसमें जिन लोगों ने जमीन दी उन्होंने नहीं कमाया? अरे सर क्या बात, खूब कमाया है। जो लोग वहां रह रहे हैं क्या वो नहीं कमा रहे? तो देखिए बेसिकली क्या है, पैसा जो होता है ना वो आपके पास होता है, आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप उसको सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साहब, आप सुन के ताजुब करेंगे। मेरे यहाँ जो ड्राइवर साहब हैं वो बिहार के ही हैं, ठीक है जी। वो मेरे यहाँ मात्र 25 से 30 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अभी उन्होंने मेरे से कहा साहब मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा जी क्यों चाहिए साहब छुट्टी? बोले जी मुझे 15 दिन के लिए गांव जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? बोले वो मेरे को चक नपवाना है, अपना वो चक बंदी करानी है। बंदी होती है। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये क्या होती है, जो करते हैं हमें तो नहीं पता था। तो बोले जी वो पटवारी आता है, वो हमारे गांव की वो नापेगा और वो हर 3 साल में एक सर्टिफिकेट या 5 साल में दे जाता है कि आपकी इतनी जमीन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कितनी जमीन है आपके पास? बोले जी होगी साहब कुछ ऐसे ही 150 बीघा है। भाई साहब मेरे यूं एंटीने खड़े हो गए। तो मैंने कहा साहब क्या कीमत होगी? अरे बाबूजी हमने तो कभी पूछा ही नहीं क्या होगी। मैंने कहा फिर भी? तो बोले रही होगी कुछ 10-12 लाख रुपए बीघा। मैंने कहा यार 10-12 लाख बीघा, तू 12-15 करोड़ का आदमी है। अब आप ये देखो, ही इज नॉट मैनेजिंग हिज वेल्थ। हाँ। आज आप एक चीज देखो, वो मुआवजे वालों को देखिए। अरे सर आप इसको समझिए। हाँ। आज वो 12 करोड़ रुपए का आदमी है, अगर बेचेगा तो 12 करोड़ का है। मेरे यहाँ वो कितने की नौकरी कर रहा है? 25 से 30 हजार रुपए की। 12 करोड़ की भाई साहब वो कुछ ना करे
प्लेन एफडी करा दे, प्लेन एफडी, कोई हम उसके आगे 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 की बात नहीं कर रहे, तो भाई साहब 5 लाख रुपए प्रति करोड़ तो उसे बैंक दे देगा। हाँ, तो 12 करोड़ की कितने हो गए जी, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना, तो वो घर बैठे बैठे कमा लेगा। अभी वो क्या कर रहा है उसका, और बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी में जिएगा। अभी वो क्या कर रहा है, हाँ, अभी वो क्या कर रहा है उसका, भाई साहब उसने वहां पे किसी को खेत अपना किराए पे दे रखा है, बोला जी 3 लाख रुपए में साल के ले आता हूं, तो जहां वो 60 लाख कमा सकता था वो 3 लाख कमा रहा है। दिस इज वन सिनारियो। अब हम बात करते हैं कि वो क्या करे। साहब आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है ना, मुझसे कहते हैं अल्ट्रा रिच है ये। हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब एवेन्यू समझते हैं, एवेन्यू क्या क्या है। भाई साहब वो क्या कर सकता है, वो 12 करोड़ की एफडी कर दे, 5 लाख रुपए हर महीना आएगा उसको, 1 लाख रुपए महीने की तो वो सीधी सीधी सिप चालू कर दे। हाँ, एक भाई साहब वो, मतलब जहां मैं रहता हूं उससे भी बेहतर मैं कहता हूं, नोएडा में सेक्टर 15 में 12 में जो उसे सबसे पसंद हो, 5 7 10 करोड़ की कोठी ले ले, बैंक उसे तुरंत फाइनेंस कर देगा, क्योंकि उसे पता है बैंक को ये एफडी से पैसा आएगा, यहाँ ये कट जाएगा। 2 लाख रुपए किस्त पे तो भाई साहब उसे कोठी मिल जाएगी, और 1-2 लाख रुपए वो अपना घर खर्च चला ले। कहाँ वो प्रिंसली लाइफ नहीं जिएगा। अभी जो उसके बच्चे बेचारे कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, क्यों नहीं वो विदेश में पढ़ेंगे। आप सोचो जिंदगी कैसे बदल जाएगी। क्या बात लेकिन क्या बात है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ही हैज नो नॉलेज। राशिद भाई, हमारा देश में एक बहुत बड़ी कमी है, जो मैं गैप को समझ रहा हूं। वी आर प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड इंजीनियर्स, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्हें वो 1 करोड़ रुपए महीना तो कमा रहे हैं, वो सारा पैसा उनके सेविंग में पड़ा, उन्हें पता ही नहीं है इसे इन्वेस्ट कहाँ करना। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी बात हो जाती है सर, कुछ बीच में नीम हकीम खतराए जान भी होते हैं कि ऐसे लोग मोबाइल फ़ोन पर ऐप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत गलत तरीके से गलत हाथों में पड़ जाते हैं और जो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है भाई साहब, वो आई सर्जन है, रोरिंग प्रैक्टिस है उसकी, रोरिंग। अच्छा। एक बार वो मुझे करीब 20-25 साल बाद, मुझे नहीं पता था ये वही है, मैं आँख वाँख दिखाने चला गया, वहाँ वो मिल गया तो बात हुई। तो मैंने कहा दोस्त क्या है, तो बोला यार ये है, तो फिर बोला तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा जी मैं तो स्टॉक मार्केट करता हूँ। अरे भाई वो आया था यार, एक हमारी पॉलिसी दे गया, वो हमने उसमें 20-30 लाख जमा करा दिए, वो पैसे मिल गए। तो क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, एजेंट आया, उसने डॉक्टर साहब करा, वो बेचारे का नुकसान हो गया। तो कुल मिला के क्या है साहब, वो कहता है भैया मैं तो एफडी कर देता हूँ, कभी ज्यादा होता है तो पोस्ट ऑफिस में लगा देता हूँ, मतलब वही 5-6% के बीच में वो झूल रहा है। अच्छा, ठीक है। अब कहने को उसके पास है 5-7-10 करोड़ रुपया, लेकिन वो पैसा ही नहीं कमा पा रहा। तो देखिए पैसे की एक क्वालिटी है, अगर आप पैसे को काम पे लगाएंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसे को आज पैसे को आप सेव करेंगे, पैसा कल आपको सेव करेगा, और आप पैसे को अनयूटिलाइज छोड़ देंगे तो बेकार पड़ा है। हाँ, यानी पैसे को भी काम पे लगाओ, पैसे को भी काम पे लगाइए, रोजगार दीजिए, है ना, तभी आप, और कम से कम इस तरह के खबरों से सेंटिमेंट ना बनाएं, जैसे हम जैसे कुछ ब्रेकिंग न्यूज देने वाले जो एंकर्स होते हैं, वो जो आप देखिए पहले टाइम में हम चले जाएं, जैसे हम वो देखते थे महाभारत रामायण, या हम सुनते थे, हम लोग नहीं मतलब हम थोड़ा और पीछे वाली जनरेशन, मतलब हम देखते थे राजा महाराजा होते हैं, जैसे जयपुर में हमने सुना था एक बार, मतलब मुझे नहीं पता कितनी है, मैं तो अपने दादाजी वगैरह से सुनी थी कि एक बार इंदिरा गांधी गई थी जयपुर से, वो ट्रकों में भर के सोना और चांदी हीरे जवाहरात ले आई थी, वहां पे इतना था इन लोगों के पास। आप देखिए कितने टाइम पहले से, कभी हमने ये तो नहीं सुना कैश पड़ा था उनके पास। हम वी ऑलवेज यूज टू हियर कि सोना चांदी हीरे जवाहरात। उन लोगों को भी पता था कि भैया ये चीज बढ़ने वाली है, कैश रख के क्या फायदा, सोने के सिक्के रखो। सर आपने कैश की बात छेड़ी, मुझे अभी अभी याद आया, हाल के दिनों में अप्रैल में पता ये चला कि देश में 61,000 करोड़ रुपए लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया। लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया। ये कैश को लेकर के क्या कुछ अंदर चल रहा है? पहला तो ये, क्या ये कैश विड्रॉल किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कोई खतरनाक इशारा हो रहा है, या फिर लोगों में डर ये है कि अपने कैश हम किसी भी तरह से बचा करके रख लें और कैश इन हैंड हम रख लें, और और कुछ बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है, कोई बहुत बड़ा भूचाला। क्योंकि हमने कैश की बात की ना, इसीलिए मुझे याद आया ये कि
ये है क्या सर? अज्ञानता का दूसरा नाम है मासेज में भूकंप मचना। हाँ। और वो भी इंस्टाग्राम रील्स के जरिए, मैं बताता हूँ यूट्यूब आपको। शॉर्ट्स के मोदी जरिए। जी ने कहा वी विल हैव डिकेड ऑफ क्राइसिस। हाँ। उन्होंने क्या कहा, लोगों ने उसका मतलब ही नहीं समझा। डिकेड ऑफ क्राइसिस मतलब ये जो पिछले 10 साल जो हमें 20 से 30 तक का है, इसमें कोविड भी आ गया, ये रशिया यूक्रेन भी देख लिया, ये भी देख लिया, ऑयल संकट भी देख लिया, बीमारी भी देख ली, अब ये 2-4 साल रह गए हैं, तो ये डिकेड ये है जो 2020 से लगभग 20 शुरू से हुआ। अब तक। हाँ। लोग सोच रहे हैं यहाँ से आने वाले 10 साल पहले, तो भाई उसको समझ लो, डिकेड ऑफ क्राइसिस। दूसरी चीज, आज आप चाहे पैसा घर ले आओ या बैंक में छोड़ दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा। देखो साहब, सीधी सी बात है, अगर आपका बैंक फेल हो गया, यही तो आपको डर है, तो हम इतनी बड़ी देश में अब हमारे पास मुट्ठी भर बैंक रहेंगे। पहले होते थे बहुत सारे, अब ये मर्ज कर करके सारे बड़े बैंक बन गए हैं। मैं सहकारी बैंकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन SBI, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, ये वो जितने भी बैंक हैं, दोस्तों याद करिए आप लोग, येस बैंक में सबसे, अभी जो सब बड़े बैंक में जो एक कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, मैं घोटाला नहीं बोलूंगा, घोटाला एक थोड़ा सा डिमीनिंग सा वर्ड लगता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, उसको भी बचा लिया गया। सरकार ने पैसा बचा लिया। अभी HDFC भी हिला था, वो भी संभल गया। ठीक है, अगर किसी दिन ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि इन सब बड़े बड़े बैंकों में कोई बैंक फेल हो रहा है, तो मेरे घर का पैसा रखा भी, मेरे नोट जो है ना, वो कागज के टुकड़े रह जाएंगे। हाँ, ठीक। आप इस चीज को समझ लीजिए। दूसरा, आज की तारीख में वी डोंट डू कैश ट्रांजैक्शंस। हाँ। मुझे राशिद याद है, आज से 15 साल पहले की बात करते हैं, यदि मुझे आपको 20,000 रुपये भी देने होते थे, तो उसकी प्रक्रिया मैं बताता हूँ, शायद आधे जेनजीज को तो ये पता भी नहीं है कि क्या तरीका था। सुबह हम उठते थे, एक चेक लिखते थे, चेक लेके हमारा प्रतिनिधि बैंक में जाता था, वो कहता था साहब इसका ड्राफ्ट बना दो, वो कहते थे जी शाम को आना, वो शाम को 4-5 बजे ड्राफ्ट लेके आता था। अगले दिन हम कुरियर करते थे, 3 दिन या 2 दिन बाद वो राशिद साहब को मिला, राशिद साहब अपने बैंक में गए, उसको उन्होंने डिपॉजिट किया, 3 दिन बाद इन्हें पैसा मिला। टोटल 7 से 8 दिन लग गए, इसमें बीच में सैटरडे संडे पड़ गए तो और 2 दिन आगे बढ़ गए। ठीक है जी, यही प्रोसेस था पैसे का। हाँ। और किसी को दिल्ली से बॉम्बे भेजना था तो 2 दिन कुरियर के और बढ़ा लीजिए। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भाई साहब आई 14-15 में। उससे पहले क्या होता था, हमने अगर बॉम्बे ड्राफ्ट भेजा तो वो वापस आता था दिल्ली क्लियरिंग हाउस में, तब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग भी नहीं थी, तो इट यूज्ड टू टेक 7 to 8 more days। मेरे बैंक से पैसा आज निकल गया, राशिद को मिलेगा 12 से 15 दिन बाद। आज आपने यहाँ बटन दबाया, टन से पैसा वहां पहुंच गया। तो अब आपको कैश की जरूरत क्या? उस टाइम में लोगों को कैश की जरूरत होती थी, क्योंकि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन वाज कैश। सोना आप कैश पे लेते थे, घर का सारा सामान कैश पे लेते थे, क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस वाज नॉट इन रीच ऑफ एनीवन, था ही नहीं। आज हम लोग, हमारा सब्जी वाला तक तो डिजिटल पेमेंट ले रहा है। सब्जी वाला, दूर दराज, रिमोट लोकेशन का जो किसान तक भी है सर, मोची तक भी ले रहा है। अभी मैं शू पॉलिश कराने गया कैनाट प्लेस में, तो आई पेड 70 रुपीज बाय पेटीएम ओनली। अच्छा, आप इसके जरिए ये भी बता रहे हैं कि अब आज की तारीख में मोची को अच्छे पैसे मिलना है। नहीं, कैश की जरूरत कहाँ है? हाँ, आज आप कौन सी ऐसी चीज है, आप गाड़ी में बैठते हैं, ओला उबर सब आप कैश में देते हैं, वो UPI से देते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से देते हैं, सब जगह तो डिजिटल पेमेंट है। कहने का मतलब यह है कि आप भेड़चाल, एक खबर आ गई, आपने सोशल मीडिया पर देख लिया, तो उस भेड़चाल में मत पड़ जाइए कि दीपक वाधवा जी ने पैसे निकाले तो फिर राशिद हाशमी भी निकाल लें, राशिद हाशमी ने निकाले तो सर रील की जगह रियल ज्ञान लो, रील को मत देखो। सर आप जैसे मिलते कम है ना। अच्छा, आप मैं आपका क्यों सब बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके पास केस स्टडीज होती हैं, और ये केस स्टडीज इतनी रियलिस्टिक होती हैं सर। लास्ट टाइम भी मैं आपको बताऊं, इतना प्यार आपको मिला मेरे प्लेटफॉर्म पर। मैं बताता हूं आपको। हाँ। इसकी वजह क्या है कि मैं ना
डॉक्टरेट हूँ, पहले तो आपको बता दूं, आई एम डॉक्टर दीपक वाधवा। शुड आई कॉल यू डॉक्टर नहीं, दीपक मैं वाधवा? कहता ही नहीं कि है हो, लेकिन मैंने ना पढ़ाई बहुत करी है। अच्छा, 12वीं तक तो सभी पढ़ते हैं, फिर हमने भाई साहब सो इम्प्रेसिव। अच्छा, बीएससी करी। बीएससी के बाद हमें लगा यार अब हमारा साइंस वाइंस पढ़ने का मन नहीं है, फिर हमने कॉमर्स करी। कॉमर्स अच्छा, करने के बाद हमारी फैक्ट्री जो थी वो साइंस की थी पूरी, क्योंकि हम केमिकल्स बनाते थे। अच्छा। तो सारे जितने रेयर अर्थ केमिकल्स, अब ये आजकल रेयर अर्थ लोगों को ने तो अब सुना है, मैं तो पैदा ही रेयर अर्थ के साथ हुआ था। अच्छा, जिरकोनियम, प्रिसेडियम, वेनेडियम और अपना क्रोमियम, जो हम मेंडलीव की टेबल में पढ़ते थे। ये सब केमिकल्स मेरे यहाँ होते थे। अच्छा, मैं इनको बेचता था। कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, ओ, क्रोम, जर्कन, आयरन, ये सब मेरे, मतलब मैं पैदा ही इनके बीच में हुआ, समझ लीजिए। अच्छा, ये मेरी केमिकल इंडस्ट्री से ही था, और सारे मेरे पिताजी रेयर अर्थ्स के ही काम करते थे। और जितने भी आईयूएम होते हैं ना, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। वेनेडियम, प्लेनेडियम, प्लेनेडियम, जिरकोनियम, इसके लिए तो स्पेशल लाइसेंस भी लेना पड़ता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बात से। से, हाँ। तो ये सब में मैं पैदा पला बड़ा हुआ हूँ। तो मेरा फिर केमिकल का था, तो फिर मैंने केमिकल की पढ़ाई करी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे को पिताजी कहते थे तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे से कौन शादी करेगा, तू पढ़ लिख ले। पीएचडी किया आपने? तो फिर मैंने एमबीए शादी करा। करने? अच्छा, फिर अच्छा, हाँ अच्छा। तो एमबीए फाइनेंस करा। फिर मैंने That's जाके really पीएचडी impressive. करी। तो तो क्या है कि मेरा पढ़ा लिख, मतलब हर चीज़ का मेरा शौक है कि मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ को आपको बताऊं ना, तो मैं पूरी उसकी स्टडी करता हूं, या मैं जवाब ही नहीं देता, सब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जानता। तो इसीलिए मैं ना हर चीज़ को आपको एग्जाम्पल से क्यों समझाता हूँ कि मैं उसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करके आता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी अगर कुछ बताता हूँ तो मैं पहले उसका टेक्निकल देखता हूँ, फिर उसका रीज़न देखता हूँ, फिर, और इसलिए मैं इतनी आसान भाषा में बता पाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ तो अपनी ही किताबें लिखी हैं, तो मैं वैसे ही थोड़ा ऑथर वाला मेरे अंदर कीड़ा है। अच्छा, फिर मैं क्योंकि 12-15 साल से स्टॉक मार्केट रेगुलर कर रहा हूँ, इन एंड आउट, तो चार्ट देखना, ये करना, इकोनॉमी को समझना। अब देखिए मेरा क्या है, डॉक्टरेट हूँ, तो मैं इकोनॉमी को भी समझता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं हूँ। मैं इसीलिए शुरू में ही मैंने बता दिया था, और मैं आपको एक इकोनॉमिस्ट भी मानता हूँ, सर अर्थशास्त्री भी मैं मानता अपने हूँ आप मैं। को कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ डॉक्टर दीपक वाधवा से अगला क्वेश्चन ये है। मैं सिर्फ अपने आप को ये मानता हूँ कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं, लेकिन एक बड़प्पन की बात बात कहूं, नहीं है आपका कद सर। बहुत बड़ा है, सर और देखो, आप सीधी सी बात है, आप जब तक ये सोचेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी, और बहुत आप वजन ये है आपकी सोचेंगे बातों में। कि मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं आपसे शायद कुछ टेक अवे करके जाऊं। मैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर दीपक वाधवा से मेरा सवाल है, और अरे ऑन अ नहीं साहब, सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नहीं नोट। नहीं, दीपक वाधवा ही कहिए आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देश में एक तबका ऐसा है जो ये समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वाकई में, उनकी नीयत, इंटेंट और संकल्प है देश की इकोनॉमी को ठीक रखना, देश को अच्छे से चलाना। इसमें कोई दो राय सर है ही नहीं, मैं भी इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन देश का एक तबका ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सपोर्ट करते हैं दीपक वाधवा जी, और दीपक वाधवा जी एक बात हमारी नहीं समझ पाते। पीएम ने कहा 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदो। अब सवाल बड़ा ये है कि मुझे अपनी बहन बेटी की शादी करनी है, तो क्या मैं सोना चांदी ना खरीदूं? एक ऐसा वक्त आ गया जब सोना ऑल टाइम हाई 1,80,000 से भी ऊपर चला गया था, आज इतना नीचे आ गया। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, अगर हम मिडिल क्लास के हैं तो थोड़े से पैसे अगर लगा करके, इन्वेस्ट करके अगर हमें रिटर्न मिल जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? और प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते और दीपक जी भी ये नहीं चाहते, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखो साहब, जिसको सोना खरीदना है, हाँ, मैं उससे सिंपल एक बात कहता हूं, देश पहले है हाँ, या मेरे घर का फंक्शन पहले है? देश, ऑब्वियसली। अगर आपके पास आप ऐसे तराजू ले लो साहब, एक तरफ देश को तोल लो और एक तरफ अपनी प्रायोरिटीज को तोल लो। हाँ, यदि आपको जवाब मिले कि आपका बहन बेटी या जो भी आपका वो घर में उपलक्ष्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो साहब आप वैसे कर लो, मत सुनो प्रधानमंत्री की बात। अगर आप सुन लोगे, देखिए क्या होता है, बूंद बूंद करके सागर बनता है। आज मान लो मैं सोना लेने जाऊं तो 10-15 लाख का लूंगा, आप लेने जाएं, ये लेने जाए, ऐसे पता लगा 5,000 आदमी लेने गए, कोई बात नहीं, आप इधर सोना खरीद लो, तेल के दे देना 150 रुपए। फिर मत कहना प्राइम मिनिस्टर से कि भाई 5 रुपए, अभी तो उन्होंने 3 रुपए बढ़ाए, फिर 90 पैसे बढ़ाए, फिर आज 90 पैसे बढ़ाए। भाई बढ़ेंगे 30 रुपए, देना ना सब,
खरीदो सोना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने भी ये थोड़ी कहा कि कल से दोस्तों सोना नहीं मिलेगा, उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है भाई मान जाओ, नहीं मानोगे तो अगली बार डंडा लगाएंगे, क्या दिक्कत है, लो ना साहब। मैं बिल्कुल साफ है मेरा स्टैंड। जो आदमी हाथ जोड़ के माने, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली। जो नहीं मानेगा तो भाई साहब सारी दुनिया वो गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। मैं भी 150 रुपए में तेल खरीदूंगा, आप भी खरीदना, वो भी खरीदेगा। जब बजट हिल जाएगा ना तो घर के सोने वैसे ही लोगों के बिक जाएंगे। मुझे गोल्ड से एक और, अगर असेट क्लास के तौर पर भी देखते हैं हम, तो मुझे गोल्ड से एक और भी अजीब सी शिकायत है, शिकायत कह लीजिए या डाउट कह लीजिए। एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब भारत के प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए, बचाने नहीं बोलूंगा, बड़ा वर्ड हो जाता है, संभालने के लिए अगर इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर आप देखें देश में अब कैश ट्रांजैक्शन जैसी कोई एक पैरेलल इकोनॉमी नहीं ही चल रही है। लेकिन सोने में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए सर जाते हैं ना, तो वहां पर ज्वेलर भी ये कहता है कि 1,99,999 रुपए, मैं रिपीट करूंगा, 1,99,999 रुपए आप कैश दे सकते हैं। और इसमें आपको बहुत अपने डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं देने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फोन नंबर देना होगा। आपको लगता नहीं कि इस पर भी थोड़ा सा लगाम लगनी जरूरी है? देखिए क्या होता है, आप एक क्योंकि इससे तो कैश भी फ्लो। मैं बताता हूँ। हम राशिद भाई देखिए एक ऐसे समाज में हैं कि हमें लगता है कि हर आदमी जो है ना वो अपने आप में सक्षम है। हाँ। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो रिक्शा पुलर है, हाँ। जो मजदूर है, जहाँ अभी भी कैश में ही लिया दिया जाता है। जो आदमी 500-700 रुपए का दिहाड़ी पे काम कर रहा है, चाय की वो गुमटी अभी भी है, चाय है। की गुमटी है। चाय में तो चलो अब सब जगह आपका वो चलने लगा, लेकिन अभी भी कुछ तबका तो ऐसा है। तो देखिए कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो ये नहीं कर सकता कि बस मैंने ये 100, 200, 500, 1000 लोग देख लिए। साहब नीचे वालों को भी देखना है, यहाँ भी देखना है, हमसे ऊपर वालों को भी देखना है। आप बात को समझिए। तो 2 लाख एक ऐसा है कि आप इनकम टैक्स, अब 12 लाख तक तो इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आपने 2 लाख दे भी दिए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। आप बात को समझिए। तो उन्होंने क्या किया है कि भैया, और सबसे बड़ी बात 2 लाख में आज आता क्या है? 10 ग्राम की आप एक कान की वो तो ला नहीं सकते। जिस तरह से सोना, तो अब थोड़े दिन में क्या होगा, ऐसे मिलेगा सोना, घिस लो, अच्छा सोना है। सर मैं हालत हो गई। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अभी अमृतसर में हमारी रिश्तेदारी में शादी थी, तो हमारे घर वालों ने कहा कि कुछ गोल्ड का दे देते हैं। और अच्छा, शादी तो फिर भी छोड़िए, एक हमारे जानने में बिटिया पैदा हुई, भाई उन्हें बिटिया, तो हमें ये हुआ कि क्यों ना छोटे से ईयर टॉप्स देते हैं। और जब ईयर टॉप्स की कीमत जा करके हमने पूछी तो हमारे बिल्कुल कान खड़े हो गए। तो हमने कहा कि भाई कुछ और ही, तो 20-21 ही दे देते। तो वाकई में हमारे साथ में ऐसा हुआ है सर। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। आप सुन के हंसेंगे। ये बात है शायद 1995 की या 96 की, मुझे एग्जैक्ट साल ध्यान नहीं है। ज़ेन गाड़ी लॉन्च ही हुई थी, या 1 आध साल हो गया था ज़ेन कार को, जो मारुति ज़ेन है। तो दिवाली पे मारुति कंपनी ने एक स्कीम निकाली कि आप 3-3.5 लाख की ज़ेन लीजिए और हमसे एक 100 ग्राम का सिक्का ले जाइए सोने का। यानी उन्हें 50-60 हज़ार रुपये, 40 हज़ार का डिस्काउंट ना देके 40 हज़ार का वो सिक्का दे दिया। मारुति लिखा हुआ था उस पर, और पीछे बकायदा पैम्प का वो सिक्का था। अच्छा, ठीक है जी। तो हमने वो गाड़ी ली, दिवाली का उपलक्ष्य था, तो उन्होंने दिवाली पे खास ऑफर निकाली थी कि हम ये 100 ग्राम का सिक्का दे रहे हैं। और उस वक्त गोल्ड का रेट कुछ 4,4200 रुपये था। तो 100 ग्राम का सिक्का 40 हज़ार का हो गया मोटा माटी। तो 3.5 या 4 लाख की ज़ेन आती थी, तो वो 40 हज़ार डिस्काउंट ना देके उन्होंने सोने का सिक्का दे दिया। हमारे पास भी था, मतलब हमने भी उस पीरियड में ज़ेन कार ली थी, मारुति ज़ेन बहुत फेमस हुई थी। अब तो बंद हो गई, अब शायद आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। वो स्टेटस सिंबल उस टाइम में ज़ेन मतलब स्टेटस बहुत बड़ी गाड़ी होती थी, क्योंकि मारुति के बाद वही बड़ा वर्जन आया था। तो साहब वो गाड़ी तो हमने 2-3 साल चलाई होगी, बेच दी शायद 4 लाख की लेके, 1-2 लाख की बिक गई होगी। अभी माता जी ने वो देखा तो 100 ग्राम का सिक्का दिखा, भाई साहब आज वो 15 लाख का है। और अगर ये सोना जिस तरह से बढ़ रहा है 2 लाख का हो गया, तो वो 20 लाख का हो गया।
सर हम अपने प्रोग्राम के लगभग कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो कुछ और भी सवाल रह जाते हैं। चांदी को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि चांदी बड़ी दोमुही किस्म का सर मेटल देखो, है, मैं ना ईवी यहाँ सोलर पे पैनल सभी में। जी कट शॉर्ट कर देता जी। हूँ आपको। सोना, चांदी, स्टॉक, बिटकॉइन, क्रिप्टो, देखो साहब, सबकी एक ही कहानी है। अच्छा। प्रॉपर्टी भी इसमें ही आ जाती है। जब आपकी जेब में सिक्के खनक रहे हैं और लोगों के पास पैसा है, ये सब चीज ऊपर जाएगी। जब मद्दी आ जाएगी तो ये प्लेट्यू फॉर्म करेगी, और जब मद्दी ज्यादा दिन आएगी तो ये नीचे जाएगी। ये कहानी भाई साहब आज से नहीं है, सालों साल से यही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, सोना 6500 से वापस 4000 मैंने देखा है। आप लोगों को शायद, अगर लोग उस वक्त थे, मैं था उस वक्त मार्केट से जुड़ा हुआ, स्पेन बर्बाद हुआ, इटली बर्बाद हुआ, ग्रीस बर्बाद हुआ, पोर्तुगल बर्बाद हुआ। इसको बोलते थे पिग्स, PIGS। सोना जो हमारे यहाँ 4-5 हजार था, कूद के 16,000 पहुंच गया था। दोस्तों आप लोग पीछे जाके देख लेना, गूगल कर लेना। इसको पिग्स बोलने लगे थे। पहले पोर्तुगल बर्बाद हुआ, फिर इटली बर्बाद हुआ, फिर ग्रीस बर्बाद हुआ, फिर स्पेन बर्बाद हुआ। सोना उछल के 16,000 पहुंच गया। 16,000 से रुका ही नहीं, हर एक दो महीने में पहुंचते पहुंचते 36,000 पहुंच गया। 36,000 से गिर के 20,000 आ गया। और अगर आप लोगों को इस फिगर पे यकीन ना हो तो चांदी देख लेना दोस्तों, $50 से पहले 75 सेंट तक आ गई थी, फिर धीरे 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 50 साल लगे उसे दोबारा $50 पहुंचने में। $50 से गिर के $12 से $15 आ गई केवल एक दिन में। फिर उसे वहां से यहां आने में 10 साल लगे। तो ये तो चांदी की इनहेरिट क्वालिटी है। आप गिरते में तो साहब मेरे से राशिद भाई पूछ रहे हो कि क्या करें। जब दिवाली वाले दिन 1.5 लाख थी और 1.5 लाख से 4 लाख पहुंची, तो जितने लोग कमा के बैठे हैं वो कहीं थैंक्स नहीं बोल रहे आपको। सर देखो, अगर आप कमाओगे ना तो नुकसान भी आप ही लोगे। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द लॉसेस, डोंट गो फॉर प्रॉफिट्स। मेरा तो सीधा कहना ये है। मैं कितना ही बड़ा ज्ञाता हो जाऊं, आप कितने ही बड़े ज्ञाता हो जाए, अरे हम कोई इकोनॉमी थोड़ी चला रहे हैं। आज मैं आपको बोल दूं कि साहब सोना पकड़ के रखे रहिए, आएगा रेट। अरे भाई अभी पता लगा न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, घंटा आएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, जान बचा के भाग रहे होगे, सोने का क्या करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अपने घर में दादी परदादी होंगी, उनसे सुन लेना। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया भाग के आए थे ना, वो सोना नहीं लाए थे। मेरी दादी भी कहती है हमारे पास सोने की ईंटें थी। वो क्या लेके आए थे? 4 पतीले, 2 पराते, 2 ग्लास, क्योंकि उस वक्त खाना खाना ज्यादा जरूरी था कि कल कहाँ रुकेंगे, रात कहाँ काटेंगे, तो 4 बर्तन होंगे तो भैया दाल चावल बना लेंगे। सोने की ईंटें कोई नहीं लाया, बर्तन सब लोग लेके आए थे। पूछ लेना अपने दादे परदादे से। जो जरूरत है वो उस वक्त सोना जरूरत था या जान बचानी और खाना खाना जरूरत था। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। हम अभी तो ये पैसे, अर्थशास्त्र, ये वो सब बात कर रहे हैं। भाई भगवान से दुआ करो। मोदी जी जो ये कभी कुवैत जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी UAE जा रहे हैं, भैया तेल मिल जाए। अगर ये 90 दिन का स्टॉक खत्म हो गया, ये भाई साहब सब भूल जाओगे। बैंक में रखा पैसा भी तेल ना ला पाएगा, बिजली में गर्मी में मर जाओगे, AC भी नहीं चलेगा। सर आप इतनी बड़ी बात और बहुत ही आम भाषा में बता रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और सर ये भी बताऊं कि आपका पॉडकास्ट 100% हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरे मैं तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जरूर देखेंगे। और मैं बल्कि चाहूंगा भी कि आपके साथ भी आप उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि आप भाई साहब मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि मैं उनके साथ फोटो ही खिंचा पाऊं, तो बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे देश में आसपास क्या हो रहा है? नेपाल बर्बाद, पाकिस्तान बर्बाद, श्रीलंका बर्बाद, बर्मा बर्बाद, भूटान बर्बाद, लेकिन कम से कम हम प्रिविलेज्ड हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं, मैं बताता हूं। हाँ देखिए, हम ना कुत्तों का कंपैरिजन हाथी से कैसे कर सकते हैं? हाँ ठीक बात है। मैं बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं पहले माफी मांग लेता हूं, लेकिन वो सब सर हमारे यूपी जितना बड़ा है ना, ये सारे मिला के यूपी में आ जाएंगे। हाँ ठीक बात है। वी आर वेरी बिग कंजम्पशन। हमारे यहाँ
दुनिया भर की इंडस्ट्री है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मास कंजम्पशन है। अब पाकिस्तान की जीडीपी तो सर हमारे यहाँ एक अकेला एक व्यापारी क्या, मतलब मेरे पास ऐसे 10 की लिस्ट होगी जो उनकी पूरी जीडीपी के बराबर, हमारे तो केवल एक आध फैक्ट्री वाला ही होगा। आप कहाँ बात कर रहे हैं, किन कंट्रीज की हम बातें कर रहे हैं सर? हमारे आसपास कुछ भी हो, दुनिया में ये बात सबको पता है कि इंडिया से पंगा नहीं ले सकते। मोदी जी हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं, अगर कल को मोदी जी के बाद कोई और आ जाएगा तो भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते राशिद भाई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या? इंडिया का आदमी बहुत जुगाड़ू है। इंडिया का आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा एंथुजियास्टिक है। इंडिया का आदमी, सर मैं आपको, आप हंस रहे हैं राशिद भाई, आपकी यहाँ ऑफिस खुला, शाम को देखो ठेली पे मैगी वाला आ गया, चाय वाला आ गया, तो यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुरंत आदमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेता है। आप देखिए, अभी मैंने देखा सेक्टर 76 की मार्केट में कम से कम 500 खाने के स्टॉल लग गए थे। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल है। आप कहते हैं यूएस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूँ इंडिया लैंड ऑफ मल्टी अपॉर्चुनिटीज। यहाँ कौन आदमी है जो, साहब देखो क्या होता है, मेरा मानना यह है, आप अच्छाई देखना चाहोगे तो अच्छाई दिखेगी। हाँ, आप सूरज को एक गिफ्ट देखना चाहोगे कि भैया उससे ऊर्जा मिल रही है, पृथ्वी चल रही है, हम चक्कर लगा रहे हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, तो अच्छी बात है। और अगर आप इसमें नेगेटिव, क्या यार 47 डिग्री टेम्परेचर, अरे भैया वो नहीं होगा तो तुम सर्दी में ही कहाँ खुश थे? 4 दिन सूरज ना निकले, भाई राशिद भाई बहुत ठंड हो रही है यार, मर गए बिल्कुल ही। अरे तो खुश कहाँ हो आप? ना इधर खुश हो ना इधर खुश हो। और दूसरा देखिए, हम इस वक्त प्रकृति पे बात ना करके निवेश पे आते हैं। निवेश या इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कम से कम 8 से 10 साल तो मिनिमम टाइम। ठीक है। यदि आप उसके बीच में चाहे किसी भी प्रोडक्ट में निवेश कर लें, और मेरा कहना ये है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 10 रुपये बिटकॉइन में डालिए, 10 सोने में डालिए, 10 चांदी में डालिए, 10 मिड कैप में डालिए, 10 स्मॉल कैप में डालिए, 10 लार्ज कैप में डालिए, 10 अपनी इंश्योरेंस में डालिए। इंश्योरेंस आप लोगों को लगता है कि खर्चा है, भाई खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कैसे है मैं बताता हूँ। मेरा 40,000 रुपये महीना का साल का जाता है मेडिक्लेम। ठीक है। 20 साल से मैं दे रहा हूँ। कितने दिए आज तक मैंने? 8 लाख रुपए। भाई साहब आज से 2 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आ गया। ओह, ठीक है जी। अच्छा। 8 लाख के सामने मेरा 42 लाख रुपए का बिल आ गया। अब मैं 8 लाख के अगर म्यूचुअल फंड भी करता तो 42 थोड़ी हो जाने थे वो। आज अगर मेरे को दोबारा आ जाए हार्ट अटैक, फिर से 50 लाख मांग ले डॉक्टर, तो भाई साहब मेरे पास तो फिर मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है ना। आज आप गाड़ी लेते हैं, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, तो आप चोरी हो जाए, आग लग जाए, भाई यही तो है यार, थोड़ा सा आदमी को मोह हो जाता है चीज से। लेकिन अल्टीमेटली वो कहता है चल यार इंश्योर्ड थी, पैसे मिल जाएंगे। तो साहब आप बीमे को खर्चा मत समझिए, बीमा आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा मैं देखो एक बहुत गंदा एग्जांपल भी देता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, तो मेरे को एग्जांपल खेलने में बड़ा मजा आता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का, एक व्यक्ति ने बीमा कराया अपना टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ 2 करोड़ का मिल जाएगा 1 लाख लगा के। 5 साल उसने दिया, 6 साल दिया, 7 साल दिया, 10 साल दिया, कोई जरूरत नहीं। अब 10 साल तक तो लग रहा है खर्चा है, 10वें साल बेचारे को कुछ हो गया, तो उसकी फैमिली को भाई साहब 10 लाख दे के 1.5-2 करोड़ मिलेगा। तो अब आप इसे बीमा समझोगे या क्या समझोगे? और ये तो पहली किस्त देते भी हो सकता था। मैं ये बोला नहीं कि आई डोंट वांट टू गिव अ नेगेटिव सेंटीमेंट टू एनीवन, लेकिन ये तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आप इसे कैसे नहीं निवेश मानेंगे? तो इंश्योरेंस सेक्टर जो लोगों को दिख रहा है, इंश्योरेंस में बहुत अभी लोगों को कराने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, लोगों को एजुकेशन की जरूरत है। अभी इंश्योरेंस 6% भी लोग नहीं कराते हैं। तो अभी क्या है, देश में बहुत ग्रोथ होनी है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक बात है सर साहब। इतनी ग्रोथ होनी है, संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। मतलब आप समझिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हम अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, और हमारा इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही जबरदस्त। और सर मैं आपको बताता हूँ, आप इंडिया में 20,000 रुपये भी लड़का कमाता है, वो अपना गुजर बसर कर लेता है। बिल्कुल। आप अमेरिका में 20,000 में कर नहीं सकते भाई साहब। जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते हो ना, पानी की बोतल भी 400 रुपए की पीते हो। दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं। हम ये तो कहते हैं राशिद भाई, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम ये तो कहते हैं कि हमें सुविधाएं यूएस जैसी चाहिए,
भाई साहब जिस दिन पेन यूएस जैसा मिल गया ना उस दिन रह नहीं पाओगे। और जिस जिस दिन यूएस जैसा ट्रम्प मिल गया तो बिल्कुल नहीं रहो। मैं देखिए वो अपने देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहा है, उसके लिए मेरी कोई वो नहीं है, मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता। आपको किसने मना किया आप अपने देश के लिए जो मर्जी करिए। वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस पर कर्जा इतना है। वो ये लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि उसे हथियार बेचने थे, अपनी इकोनॉमी सुधारनी थी। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एवरीथिंग इज, आजकल हर चीज के पीछे कारण है। किसी का सामने खुल के आ जाता है, किसी का हम जैसे जो बुद्धिजीव हैं छोटे मोटे वो समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूं ट्रम्प साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक चीज देखिए, आपके घर में तकलीफ होगी तो आप तो हाथ पैर मारेंगे, ये हर किसी का प्राकृतिक वो है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, मुझे आज इस इंटरव्यू में बड़ा मज़ा आया सर। मज़ा इसलिए आया, मतलब आपकी बेहतरीन केस स्टडीज़ तो हैं ही, और जैसा मुझे शुरू से ही लग रहा था कि आज मैं साल भर पहले वाले दीपक वाधवा जी से बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में आपने बता ही दिया कि आज मैं डॉक्टर दीपक वाधवा से बात कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरीके से, हालांकि अमूमन लोग बहुत ही घिसे पीटे तरीके से रैपिड फायर बोलते हैं, लेकिन मैं लेकर के आता हूँ 11 सिली क्वेश्चंस। बिल्कुल आखिरी राउंड अप में कुछ सिली क्वेश्चंस होंगे और आपको जल्दी जल्दी जवाब भी देने हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो उसके लिए आप 1 मिनट लाइनर भी ले सकते हैं। शुरू करें अपना 11 सिली क्वेश्चंस। इसी के साथ में हम वाइंड अप करेंगे। गोल्ड या इक्विटी? 50-50। SIP या लमसम? SIP। वॉरेन बफे या रॉबर्ट कियोस्की? रॉबर्ट कियोस्की आजकल बहुत डराने लगे हैं कि और बड़ी गिरावट आने वाली, बड़ा भूचाल आने वाला है। सर मैं कहूँगा किसी को मत देखो, अपनी पूंजी यथा को अपनी को देखो। नहीं, दीपक वाधवा को देखो। मेरे पास है 10,000 रुपये और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को? वॉरेन बफे जो दुनिया को हिला सकता है। हाँ। रॉबर्ट कावोसाकी जो किताब तो लिख दी उसने, रिच डैड पुअर डैड, खुद कर्जे में है। तो भाई साहब आप किसको अपना वो बना रहे हैं? सर आप कमाल हो, लेकिन दीपक सर अरे आप अपना आदर्श किसको बना रहे हैं? किताब में तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई साहब कर्जा नहीं लेना चाहिए और मैं ही सबसे बड़े कर्जे में बैठा हूं, तो मैं तो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। आप पोल बहुत खोल रहे हो लेकिन। ट्रेडर है इन्वेस्टर? इन्वेस्टर। क्रिप्टो, फ्यूचर या बबल? बहुत अच्छी चीज है, निवेश करिए। फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड? डिजिटल गोल्ड। रिस्क या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। डॉलर या रुपी? दोनों। AI सबसे ज्यादा किस सेक्टर को बदलेगा? किसी को भी नहीं बदलेगा। एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर यूथ को अपनानी चाहिए। सेव। अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए यूथ से बात आई। दोस्तों यदि आप पिता हैं, आप परिवार चला रहे हैं, आप अभी खुद पढ़ रहे हैं, तो आज से आप राशिद भाई, और आप तो वैसे पढ़ाते नहीं, आप प्रोफेसर हैं शायद, प्रोफेसर हूं। आप कल से जाके ये सबको अपने कॉलेज में बताइए, क्या पता किसकी दुआ लगे और आप कहाँ पहुँच जाए। सबको कहिए 1,000 रुपये जोड़ना शुरू कर दे, केवल 1,000 रुपये। अच्छा, 1,000 रुपए की सिप कर दीजिए, किसी भी मिड कैप में जो आपको पसंद हो उसमें कर दीजिए। ठीक है। हम इसमें कोई नाम भी नहीं रहे, मिड कैप होना चाहिए। ठीक है। आज की तारीख में मिड कैप की जो रिटर्न है पिछले 10 साल 20 साल का CAGR, वो करीब करीब 20 से 30% के बीच में है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, हम मान लेते हैं 15% देगा आने वाले 20 30 40 50 60 साल। आप एक जनरेशन निकल जाइए, आप शुरू करिए, अपने बच्चों को हैबिट डालिए। आपके बच्चे 100 करोड़ ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फॉर्मूला है सिप कैलकुलेटर, सब लोग डाउनलोड कर लें। 1,000 रुपए की सिप करें, 15% रिटर्न डालें और 67 ईयर्स टाइम फ्रेम डालें। 108 करोड़ ना बन जाए तो जो कहेंगे वो मैं दंड देने को तैयार हूं। क्या बात तो है। आप सब लोग दोस्तों छोड़ दीजिए सोना चांदी, ये वो टीम टाम, क्यों दिमाग लगाना है? 1,000 रुपए जोड़ना शुरू करिए, आपकी अगली जनरेशन 100 करोड़ में खेलेगी। अगला सिली क्वेश्चन, एक गलती जो मिडिल क्लास हमेशा करती है? इधर उधर सुन के इन्वेस्ट करती है। EMI अच्छी या बुरी? बहुत अच्छी। सेविंग ज्यादा जरूरी या इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग। भारत का अगला बड़ा सेक्टर कौन सा होगा? भारत अपने आप में पूरा सेक्टर है, निफ्टी से बड़ा कुछ नहीं है। क्या कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह संभव है? 100% संभव है। क्या आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी के दाम रुक जाएंगे? बिल्कुल रुकेंगे। 2026 का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? इक्विटी बहुत अच्छे प्राइसिंग पे है। 2026 के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क? सोना चांदी है इस वक्त। सिल्वर या गोल्ड, फिर ये भी बता दीजिए। दोनों बराबर हैं, दोनों दे गो हैंड इन हैंड। बुल मार्केट और बियर मार्केट? पैसा तो बियर मार्केट में ज्यादा बनता है, लेकिन लोगों को बनाना आना चाहिए। एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदली? स्टॉप लॉस लेना। पैसा खुशी देता है? बहुत ज्यादा। फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी डेफिनेशन?
जहाँ आदमी को सोते वक्त नींद बढ़िया आ जाए और शांति हो जाए, वो हो सकता है 1 करोड़ में हो, वो किसी को हो सकता है 100 करोड़ में भी ना हो। आखिरी क्वेश्चन, वन लाइन मनी मंत्रा बाय डॉक्टर दीपक वाधवा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। आज पैसे को आप बचाइए, कल पैसा आपको बचाएगा। बड़ा मजा आया सर आज, मैं Thank you, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आया। एक बात और भी कहना चाहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका वक्त बहुत नहीं नहीं, बेशकीमती कोई है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए सर मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि आप देश के जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स, हर जगह आप इस चेहरे को देखते हैं। जितने भी आप बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने इस चेहरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं पर्सनली इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आम आदमी की बात दीपक जी करते हैं। दीपक जी के पास में टेक्निकल बहुत नॉलेज है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आम आदमी की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको कभी भी इस शख्सियत ने झूठे सपने नहीं दिखाए। आपने पिछले पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया था, लाखों लाखों में व्यूज गए थे, लेकिन बात सिर्फ व्यूज की नहीं है। जब आपकी जिंदगी बनेगी, आपका निवेश बनेगा, तब आएगा असली मजा, है ना सर? बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी Thank you बहुत very इज्जत है। much, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार ऐसा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम फिर से करेंगे। थैंक यू सो मच, आप अच्छे रहें। और बहुत ही जबरदस्त अब आपकी फिटनेस हो गई है। और हाँ, इससे भी आप जरूर इंस्पिरेशन लीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मुझे और दीपक जी को इजाजत दीजिए। नमस्ते। थैंक यू जी।